So let's start our lecture number 3, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर देख लिए और लेक्चर में हम लोगों ने वी हैव सीन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ, और हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन देखा है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे हैं। तो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ रिव्यू, न्यूटन्स लॉज में हमने देखा, पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने थोड़ा फोर्स का एनालिसिस किया था। वी हैव सीन व्हाट इज़ द फोर्स, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स एंड व्हाट आर द एंड फॉर आवर लेक्चर वी नीड द क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो हमने सबसे पहले वो देखा था। उसके बाद देन वी शिफ्ट टू द न्यूटन्स लॉज। न्यूटन लॉ में हमने न्यूटन्स के 2 लॉज देखे थे, जिसमें कि पहले दोनों लॉ पहले के हमने देखा था कि फोर्स इज़ ऑलवेज अ टू बॉडी इंट्रैक्शन। 2 बॉडी में जो इंट्रैक्शन होता है, सो एक बॉडी ने दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, तो जो दूसरी बॉडी है उसके ऊपर उस फोर्स का क्या इफेक्ट आया, दैट क्वालिटेटिवली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताता है वेदर दैट बॉडी इज़ गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड, इट इज़ गोइंग टू change the velocity will come or it will get stopped. So all those things न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिवली बता देता है, इंट्यूशन लग जाता है हमारे को विद दैट फोर्स व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। न्यूटन सेकेंड लॉ फिर हमारे को बताता है क्वांटिटेटिवली, अगर मैंने इसको इतना फोर्स लगाया तो ये कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमारे को इनर्शिया के बारे में बताता है, सेकेंड लॉ हमारे को एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, जो कि क्वांटिटेटिवली हमारे को बताएगा कि फोर्स लगाने पे उस बॉडी पे अगर फोर्स लगी है तो उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। थर्ड लॉ हमारा बताता है कि जिस बॉडी ने फोर्स लगाया है उस पर क्या होगा। ठीक है, थर्ड लॉ हमारा वो बताता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो जितना थर्ड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी को फोर्स लगाया है, उतना ही सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जिस बॉडी पे फोर्स लगाया है वो फर्स्ट बॉडी को लगाएगी। ठीक है, एंड दैट विल एक्ट साइमल्टेनियसली, जिस टाइम पे लगाया उसी टाइम पे हो जाएगा, और दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट, और दोनों एक दूसरे की बॉडी पे लगाएंगी। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि ऑल आर मोशन इज़ बिकॉज ऑफ रिएक्शन फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, स्विमिंग, वॉकिंग, ड्राइविंग, ऑल दोज थिंग्स बिकॉज ऑफ आर रिएक्शन फोर्सेस, दैट इज थ्रू द फ्रिक्शन। ठीक है, सो वी हैव सीन फ्रिक्शन इज हेल्पफुल इन ऑल दिस मोशंस। ठीक है, ऑल दिस रिएक्शन बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शनरी फोर्सेस, फ्रिक्शन इज हेल्पिंग अस इन वॉकिंग, cycling, motion, driving, all these things it is happening. Then we have seen the linear principle of linear momentum conservation, that is an extension of Newton's second law कि whenever there is an external force, external imbalance force अगर किसी सिस्टम पे ज़ीरो है तो इंटरनली जो भी चेंज होगा उसके अंदर दैट विल बी सेम एज कि जो इनिशियल उसकी पोजीशन थी, जो मोमेंटम पहले थी उसकी, अगर वो पहले रेस्ट पे था और फाइनली अगर वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गया और डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करने लगा, सो वो सारा कंबाइन करके इट विल गिव द वैल्यू ऑफ जीरो। सो इनिशियल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड। देन वी हैव स्टडीड द इम्पल्स हमारा एक होता है बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इम्पल्स। हम लोग उस टाइम पे जब व्हेन वी आर स्टडिंग द इम्पल्स, उस टाइम पे जितनी भी और फोर्सेस होती हैं, वी जस्ट नेग्लेक्ट दोज फोर्सेस एंड कंसिडर द इफेक्ट ऑफ this big force during the time of impulse. And impulse mostly it comes during the collision cases only, जो कि हम लोगों ने कुछ केसेस कवर अप करे थे। ठीक है, फिर हमने देखा था इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। अगर पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, देन वी से इट इज़ एन इक्विलिब्रियम, बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी कंसिडर द पॉइंट मासेस, बिकॉज इन द पॉइंट मासेस ओनली हमारे पास जो कंडीशन होती है वेयर ओनली द नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो, देन वी कैन से इट इज़ अ equilibrium condition. But if it's a rigid body or the extended body, we need two condition: the net external force should be zero and net torque should be zero. ठीक है, so this is all what we have studied till date. अब हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, that here we are going to study, हमने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया कि नेट फोर्स जीरो है तो द ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। अब हम पढ़ेंगे नेट फोर्स जीरो नहीं है, देयर इज सम अनबैलेंस्ड फोर्स, unbalanced force आएगी। because of this unbalanced force the particle will start moving. So we are going to study the dynamics of the particle. Then we are going to study the connected bodies. Suppose there are multiple bodies which has been connected together and because of नॉर्मल फोर्स दे आर मूविंग। ठीक है, मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, वो इसको मूव कराएगा, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन कराएगा वो ये थर्ड ब्लॉक को मूव कराएगा, ABC। ठीक है, सो ये हम पढ़ेंगे कनेक्टेड बॉडी मोशन थ्रू नॉर्मल फोर्स। ठीक है, then extension of this normal force, we are going to see what is true weight, what is apparent weight. So we are going to see that, and we will see weight is not apparent weight is
So actually the weight is not equal to mg, normal is not always equal to mg. That is what we are going to see here. Then we will move on and we are going to see the connected motion through strings. Like this block is there and you just applied a force here on the string and the block started moving. So in those cases we are going to study in connected motion through strings. और फिर इस केस में जो हम मोशन पढ़ेंगे, that is we are going to study the motion with massless frictionless string. But here एक स्पेशल केस पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रिंग विद ए मास अगर हो, स्ट्रिंग का मास हो तो हाउ द मोशन विल गेट चेंज. ठीक है. सो दैट्स ऑल विल बी द स्कोप ऑफ लेक्चर नंबर 3. सो लेट्स बिगिन. सो डायनेमिक्स ऑफ द पार्टिकल देखते हैं. हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब उस पर नेट फोर्सेस मेरी जीरो हो जाए, देन आई कैन से द पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम. सो दिस पार्टिकल इज देयर. सो इफ आई से देयर आर 4 फोर्सेस कमिंग ऑन दिस पार्टिकल, and if I resolve this forces into this perpendicular, in this two perpendicular x and y, and if I see delta fx is equal to 0 and delta fy is equal to 0, then I can say the particle is in equilibrium. Okay, and this is only for the particle because we are considering the extended bodies as a particle only. So that's why only one condition we are satisfying, okay, net force should be 0. Okay, so if the net force is 0 on that, then we can say the particle is in equilibrium. But now we have some unbalanced force that is going to push the particle, that is going to provide the second that is going to provide the acceleration, and that is the second law of motion के unbalanced force अगर किसी पे हो, that particle will be accelerated. ठीक है. So that is what is the dynamics we are going to study now through some examples. So पहला एग्जाम्पल देखते हैं. एक ये ब्लॉक रखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, ऑन दिस सरफेस. आपने फोर्स लगाई यहाँ पे 5 mg, ठीक है, एट एन एंगल 37 डिग्री. ठीक है. तो मेरे से पूछा है कि इसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी. सो एक्सीलरेशन विल बी इस डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स विल कम इन बोथ द डायरेक्शन. सो एक्सीलरेशन कैन बी इन बोथ द डायरेक्शन. एक्स एक्सेस में इस डायरेक्शन में भी होगी, इस डायरेक्शन में भी होगी, एंड वी हैव टू फाइंड बोथ एक्सीलरेशन इन बोथ द डायरेक्शन. ठीक है. सो लेट अस नाउ डू द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स. ठीक है. ये हमने 5 mg के कंपोनेंट कर दिया. इट विल बी 4 mg इन दिस डायरेक्शन, 3 mg इन दिस डायरेक्शन. इट इज़ नथिंग बट 5 cos 37 डिग्री एंड 5 sin 37 डिग्री. दोनों के कंपोनेंट कर दिया हमने. ठीक है. नाउ वी आर हैविंग कि इस ब्लॉक पे FBD बनाने के लिए हमने क्या बोला था, FBD में हम ब्लॉक को आइसोलेट करेंगे एंड ऑन दैट कहाँ से जो भी फोर्स लग रही होगी वी जस्ट अप्लाई दोज फोर्सेस. ठीक है. यहाँ पे हमने आइसोलेट कर दिया ब्लॉक को. हमने ये 5 mg के कंपोनेंट कर दिए. नाउ इस ब्लॉक पे देयर इज ए नॉर्मल रिएक्शन कमिंग फ्रॉम दिस ग्राउंड. ठीक है. ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा और एक mg लग रहा होगा नीचे. ठीक है. दीज आर ऑल द फोर्सेस ऑन आवर ब्लॉक. नाउ विल डू के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विल रिजॉल्व दिस एंड विल सी कि हाउ द पार्टिकल इज मूविंग. कि एक्स डायरेक्शन में उसकी विल टेक ax, वाई डायरेक्शन में विल टेक ay. ठीक है. नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व के वर्टिकल में अगर हम देखें कि यहाँ पे आ रहा है मेरा 3 mg और यहाँ पे आ रहा है mg. सो ऑलरेडी दिस 3 mg इज मोर देन mg. सो पार्टिकल विल स्टार्टिंग फ्रॉम इट सेल्फ, इट इज़ गिविंग के द पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम इट सेल्फ, इट इज़ लिफ्टिंग अप. दैट ऑल्सो फ्रॉम दिस value we can see कि particle is started from the starting itself. The upper force is more than this lower force, so it will be lifting up. So there will be not be any normal reaction. But this also we will see analytically in the numerical. We are also going to see that. ठीक है. सो पहले हम x निकालते हैं. एफ एक्स क्या है मेरा 4 mg एक्स डायरेक्शन में लग रही है एंड देयर इज नो अदर फोर्स. दिस इज द ओनली अनबैलेंस्ड फोर्स. सो 4 mg इज इक्वल टू ma(x). इट इज गोइंग टू गिव मी m से m कैंसिल, ax आ गया मेरा 4g. ठीक है. नाउ एफ डायरेक्शन में देखते हैं. एफ डायरेक्शन में विल रिजॉल्व द फोर्सेस. तो एफ डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ax. सो 3 mg माइनस mg प्लस n का डायरेक्शन पॉजिटिव है, इज इक्वल टू may. ठीक है. may. नाउ at the beginning itself, at the start itself, we know we can put ay is equal to 0. when I put ay is equal to 0, it is giving me n is equal to minus 2 mg. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे ay को 0 रख दूँ, so it is giving me n is equal to n को 2 mg को इधर ले आऊँगा मैं, तो n is equal to minus 2 mg. so minus 2 mg का मतलब क्या है कि नॉर्मली फोर्स जब भी हमारा सरफेस पे अगर कुछ चीज़ रखी होती है तो नॉर्मली रिएक्शन इज ऑन द is pushing it. minus n का मतलब है कि this surface is pulling this block, which is not at all possible. ठीक है. Surface forces in this, it is like a normal is like pulling it. The surface is pulling this block, which is not at all possible. So that means the minimum value of n we can take is 0. कि block has lost the contact. ठीक है. That is what we can do. So that also we have seen from here कि 3 mg already ऊपर है, mg नीचे है, तो obviously 2 mg should be on the upper side and it will from the beginning itself it will leave the floor. ठीक है. सो यहाँ पे n माइनस 2 mg आ गया. सो वी कैन से n इज इक्वल टू 0 रख देंगे हम यहाँ पे, बिकॉज n हैज़ नो कंट्रीब्यूशन
नो कंट्रीब्यूशन फॉर द ब्लॉक बिकॉज वो ऑलरेडी कॉन्टेक्टलेस हो चुका है सरफेस से, तो एन हैज़ नो कंट्रीब्यूशन, वी कैन टेक इट एन इज इक्वल टू 0. नाउ मेरी इक्वेशन क्या आ गई, 2mg इज इक्वल टू एम ए वाई, एंड आई कैंसिल एम, एंड ए वाई की वैल्यू आ गई मेरी 2g. ठीक है, आई गॉट ए एक्स एंड ए वाई. ए एक्स आ गया मेरा, ए वाई आ गया, ए एक्स मेरा इस डायरेक्शन में आ गया, दैट इज़ 4g, एंड ये आ गया मेरा 2g, एंड आई जस्ट डू द resultant of that and got the value of acceleration. Okay, so this question was to give you the intuition के जब नॉर्मल मेरा जीरो हो जाता है तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट. ठीक है, नॉर्मल मेरा नेगेटिव आ रहा है तो दैट मीन्स के सरफेस इज पुलिंग द ब्लॉक, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल बिकॉज वी हैव स्टडीड कि सरफेस पे जो भी होती है नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज पुशिंग. ठीक है, यहाँ पे जो एन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इट इज शोइंग इट इज पुलिंग विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो वी टेक द एन इज इक्वल टू 0. एन इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि कॉन्टैक्ट लूज कर गया, दैट मीन्स देर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द फ्लोर. ठीक है, ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लूज कर गया फ्लोर, यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लूज है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस नॉर्मल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक. ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ. ओके, सो दैट्स आवर क्वेश्चन. सो लेट्स मूव ऑन टू. सो डायनेमिक्स, हम लोग डायनेमिक्स ऑफ मोशन में विल स्टडी थ्रू द क्वेश्चंस ओनली, बिकॉज थ्योरी यही है कि वी हैव टू आइसोलेट द ऑब्जेक्ट, उस पर सारा FBD लगाना है, जितनी भी फोर्सेस उस पर लग रही हैं वो आइसोलेट करने के बाद उस पर सारी फोर्सेस लगानी है, एंड देन वी हैव टू सी कि इन विच डायरेक्शन इट इज़ मूविंग एट व्हाट एक्सेलरेशन. दैट इज़ व्हाट इज बीन आस्क्ड इन डायनेमिक्स ऑफ मोशन. ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग. इस क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है कि इंक्लाइन प्लेन है. ठीक है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर दो तरीके से फोर्स लग रही है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में. ठीक है, और इसमें मेरे को दे रखा है नो कॉन्टैक्ट लूज, सो दैट मीन्स इसकी जो F sin थीटा वाला कंपोनेंट आएगा दैट विल नॉट बी बिगर देन ये जो यहाँ पे ग्रेविटी का कंपोनेंट होगा, दैट इज mg cos थीटा. ठीक है, ये F sin फाई विल नॉट बी ग्रेटर देन mg cos थीटा. ठीक है, देन दैट मीन्स देर ऑलवेज बी अ कॉन्टैक्ट एंड देर ऑलवेज बी अ नॉर्मल इफेक्ट. ठीक है, सरफेस का एक नॉर्मल रिएक्शन वाला इफेक्ट रहेगा इस ब्लॉक पे. ठीक है, दैट इज व्हाट इट्स बीन गिवन टू अस. और पहले में हमारे को दे रखा है फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, दूसरे में फोर्स इज एट सम एंगल फाई. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व. पहले इसको आइसोलेट करेंगे, इसके ऊपर FBD लगाएंगे, FBD और इसके ऊपर सारी फोर्सेस लगाएंगे कि जो भी एनवायरनमेंट से और जो दूसरी बॉडी से हमारे को फोर्सेस लग रही है इस ब्लॉक के ऊपर. ठीक है, तो ये ब्लॉक ले लिया हमने. ठीक है, इसके ऊपर एक तो ग्रेविटी लग गई mg नीचे एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रही है, एंड जब भी इंक्लाइन के क्वेश्चन होते हैं विल ट्राई इट सॉल्व अलॉन्ग द एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन. ठीक है, तो हम लोग ये y लेते हैं, ये x लेते हैं. ठीक है, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक. सो यहाँ पे mg मैंने ले लिया, mg के दो कंपोनेंट्स कर दिए मैंने. दिस इज थीटा, सो दिस विल बी दिस इज थीटा, सो दिस विल बी माई थीटा. सो ये हो गया mg cos थीटा और अलॉन्ग द इंक्लाइन mg sin थीटा. नाउ f मेरा इधर की साइड है, f के भी मैंने दो कंपोनेंट कर दिए अलॉन्ग द साइड ऑफ इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन. नाउ दिस इज थीटा. ठीक है, देन दिस विल बी 90 माइनस थीटा, सॉरी दिस इज थीटा, ये थीटा है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, सो ये थीटा हो जाएगा फिर से. ठीक है, सो इट इज़ f cos थीटा. ठीक है, इस डायरेक्शन में f cos थीटा आ गया, और एक और कंपोनेंट आएगा जो कि सरफेस इसको प्रोवाइड करता है, नॉर्मल, दिस नॉर्मल परपेंडिकुलर एक ही आ गया. ठीक है, तो ये हमने FBD बना लिया ब्लॉक का. वी हैव आइसोलेटेड द ब्लॉक, वी हैव पुट ऑल द फोर्सेज ऑन द ब्लॉक. नाउ विल डू कि अलॉन्ग द डायरेक्शन और वर्टिकल में विल डू द समेशन ऑफ फोर्सेज एंड विल अप्लाई द डायनेमिक्स न्यूटन सेकेंड लॉ वी आर गोइंग टू अप्लाई. ठीक है, सो हम लोग देखते हैं इसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा. अगर मैं ये वाली कंसिडर कर रहा हूँ, इट विल नॉट डू द मोशन इन दिस डायरेक्शन ना, इस डायरेक्शन में तो बिकॉज ऑफ दिस प्लेन इंक्लाइन प्लेन इट इज कंस्ट्रेंट. So the constraint is its motion is restricted. So its motion is constrained in this direction only. ठीक है, its motion is restricted in this direction. So we can say कि with incline it is going to move either this way or this way. इन दोनों तरीके से जाएगा. ठीक है, same way here also it can move this way or this way only. ठीक है, it cannot move here and here because of the restriction that is provided by the inclined plane. So we can say कि इस direction में we have considered a velocity. This is ax we have considered. ठीक है, तो now ये पहले वाला केस है. सो यहाँ पे f cos थीटा इस डायरेक्शन में माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू max. ठीक है, इस डायरेक्शन में ax से मूव कर रहा है. ओके, नाउ n इज इक्वल टू दिस, n इज इक्वल टू दीज टू फोर्सेस. ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे f sin थीटा और mg cos थीटा. n इस दोनों के बराबर आ गया. ठीक है, यहाँ से मेरा ax आ जाएगा, यहाँ से मेरा n आ जाएगा. राइट, इसको मैं नीचे ले आऊँगा तो आई कैन टेक आउट द वैल्यू ऑफ x और नॉर्मल मेरा ये आ गया. वी हैव टू फाइंड आउट ax एंड वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द नॉर्मल ओनली. अब इस केस में देखते हैं, विल फाइंड द एक्सेलरेशन नॉर्मल.
तो यहाँ पे जो एफ के कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करेंगे, विल अगेन डू द ब्लॉक को मैंने अलग कर लिया। नाउ यहाँ पे एफ के कंपोनेंट पहले एफ ऐसे थी, तो वी हैव डन द कंपोनेंट दिस एंड दिस वे, ठीक है। अब मेरी एफ है इज इन दिस डायरेक्शन, सो इन दिस डायरेक्शन दिस इज एंगल फाई, सो आई विल डू एफ कॉस फाई इज दिस डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज एफ साइन फाई। नाउ माई नॉर्मल रिएक्शन विल बी एन इज इक्वल टू, नॉर्मल में कोई मूवमेंट नहीं है तो ए वाई इज इक्वल टू जीरो, नॉर्मल में इट इज एन इक्विलिब्रियम, कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। द मूवमेंट इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है, इधर 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 दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए एक्स, ठीक है, दैट इज वन इक्वेशन। सेकेंड इज माई एन इज इक्वल टू दिस, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एन प्लस एफ साइन फाई, ये दोनों इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में देर इज नो मूवमेंट, ए वाई इज इक्वल टू जीरो, वर्टिकल में डेल्टा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। सो दैट्स वाई आई पुट दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम हेयर द एन इज एनस वैल्यूज दिस, और पहले केस में और जो मेरी एक्सेलरेशन अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन इज दिस एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, राइट। Okay, so next we'll move on. We'll understand the motion in connected bodies, ठीक है। So motion in connected bodies, here we are taking the normal reaction base, ठीक है। So ऐसे है, दो connected body है, ठीक है। इसका जो M2 का मोशन होगा, बिकॉज द M1 is giving the normal reaction, बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन M2 इज मूविंग, ठीक है। सो इसके आगे यू कैन पुट वन मोर ब्लॉक, सो M1 का नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा M2 पे, उसकी वजह से M2 मूव करेगा, जो M2 का नॉर्मल रिएक्शन आएगा उसकी वजह से M3 ब्लॉक मूव करेगा, एंड यू कैन पुट एनी नंबर ऑफ ब्लॉक। सो वी आर डूइंग द कनेक्टेड बॉडी मोशन with normal reaction. So whenever you apply force, we have seen कि there is the friction will not be there on the floor, so that means ये दोनों एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, बिकॉज इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, बोथ विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। वाई? बिकॉज द फ्रिक्शन इज नॉट देयर, सो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी रिलेटिव चेंजेस इन देयर एक्सेलरेशन। जो इस पर फोर्स लगेगी दैट इज इट्स गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, एंड both the bodies will be, that is transferred through the normal, and both the bodies will move through the same acceleration. अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव अगर मैं कहूँ कि अगर ये मूव नहीं करेगा नॉर्मल, अगर ये M2 थोड़ा फास्ट मूव करने लगा, इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, इसकी मैं एक्सेलरेशन कह दूँ 10 हो गई और इसकी एक्सेलरेशन 8 है, तो अगर ये आगे मूव करने लगेगा, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन आना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स वाई नॉर्मल रिएक्शन मेरे को कंटिन्यूस रखना है। वी आर वर्किंग ऑन नॉर्मल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। नॉर्मल रिएक्शन विल नेवर बी जीरो, वो तब होगा जब बोथ ए से मूव करेंगे, ठीक है। या एक केस में ये होगा जब M1 इज ग्रेटर देन, जब M1 की एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन M2 की एक्सेलरेशन, या इस केस में होगा, ठीक है, व्हेन द नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट बी जीरो। बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट केस, वी आर कंसिडरिंग व्हेन द फ्रिक्शन विल नॉट बी देयर, ठीक है। सो जो यहाँ पे both the objects will move with the same acceleration, ठीक है, both the objects will move with the same acceleration because we are not considering any relative motion between both the blocks, okay. So both the blocks are always connected and both move with the same acceleration. Relative separation is 0 between both of them, ठीक है। So now we'll first analyze both the block moving together because n जो है इन दोनों के बीच में इंटरनल फोर्स है, ठीक है। n की जो है, जो M1 इस पे लगा रहा होगा, M2 पे इधर लगा रहा होगा, और जो M2 इस पे लगा रहा होगा, M1 पे वो इधर लगा रहा होगा, एंड दीज आर बोथ द इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को एज ए बॉडी मान के चलूँ दोनों को, देन आई विल से कि दिस इज माई एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस बॉडी, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स द होल बॉडी विल मूव। नाउ लेट अस एनालाइज द होल बॉडी मूवमेंट। सो फोर्स मेरी दोनों बॉडी पे F आ रही है, एंड बोथ द बॉडीज मासेस इज M1 M2 एंड इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। यहाँ से मेरी एक्सेलरेशन आ जाएगी ए की, कि व्हाट इज माई एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। नाउ विल कंसिडर द सेकेंड बॉडी को कंसिडर करते हैं। सेकेंड बॉडी M2 है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है बिकॉज ऑफ M1, ठीक है। M1 की वजह से ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इस बिकॉज ऑफ M1 की वजह से जो इस पे आ रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन इसको ग्राउंड से मिल रहा होगा N2, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, और इस पे एक मेरा दिस ग्रेविटी आ रही होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा N2 इज इक्वल टू ये mg के बराबर हो गया, दिस N2 विल बी इक्वल टू mg, and because of this normal reaction this M2A is coming, ठीक है। केवल ये नॉर्मल रिएक्शन ही चला रहा है ना इसको M2 को, ठीक है। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, जीरो होगा, तो दैट मीन्स M1 विल नॉट मूव, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन ओनली
this m2 is moving, so in this direction n is equal to ma. ठीक है, this is the only force, only resultant force along the x direction, so n is equal to m2a. ठीक है, now I'll put the value of a from here. A is this, I put the value here and I've got the value of the normal between both of them, right? So now we'll see one more question. इसके अंदर क्या कह रहा है, सॉलिड स्फेयर ऑफ मास 2 kg रेस्टिंग इनसाइड द क्यूब. ठीक है, यहाँ पे एक सॉलिड स्फेयर है दैट इज रेस्टिंग इनसाइड द क्यूब एंड द क्यूब इज मूविंग विद वेलोसिटी. तो ये क्यूब है, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 5t और वाई डायरेक्शन में 2t से मूव कर रहा है. ठीक है, ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ. द स्फेयर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्यूब. व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फेयर ऑन द क्यूब. ठीक है, सो स्फेयर जो है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा और एक डाउनवर्ड लगाएगा. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट स्फेयर पे ऐसे लगेंगे. ठीक है, सो वी विल आइसोलेट स्फेयर, वी विल अंडरस्टैंड द नॉर्मल रिएक्शन दैट बॉक्स इज प्रोवाइडिंग ऑन द स्फेयर nx side and this will be a ny side. ठीक है, इन दोनों में we are going to find और it is moving in this direction with ax and it is moving in this direction with ay. एक्सीलेशन जो होगी इसकी, because velocity is depending on time. If we do dy by dt, dv by dt, it's going to give us acceleration in x direction and y direction. So first we have to find the total force. Total force will be, we can calculate with the Newton's second law. ठीक है, so let us apply that. वेलोसिटी मुझे गिवन है, आई विल डू dv by dt. एक्सीलरेशन आ गई मेरी एक्स डायरेक्शन में 5 आ गई एंड वाई डायरेक्शन में मेरी 2 आ गई. ठीक है, नाउ मेरे को पता है इस डायरेक्शन में इम्बैलेंस फोर्स कितनी है जो इस डायरेक्शन में मूव करा रहा है इसको. इट इज़ nx. सो माई nx इज इक्वल टू दिस na, दिस विल बी x, दिस इज x, nax. ओके, सो एक्स डायरेक्शन में जो मेरा इसको जो मूव करा रहा होगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सरफेस की वजह से जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस इज मूविंग ना. ठीक है, तो एन एक्स इसका इट इज़ गिविंग इन द इम्बेलेंस फोर्स जो इस पर आ रही होगी दैट इज एन एक्स इज इक्वल टू एम ए वाई. और वर्टिकल डायरेक्शन में इट इज़ मूविंग विद ए वाई 2 इस डायरेक्शन में दैट इज एन वाई माइनस एम जी. दिस एन वाई माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए वाई. ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में वी हैव अप्लाइड न्यूटन सेकेंड लॉ. Resultant forces in y direction will be giving us this MAY. Okay, so यहाँ से मेरा NY आ गया, NX आ गया, and we have been asked the total force. Total force is nothing but this the resultant of this both normal reactions. ठीक है, that is what we have got. NX मेरा NY यहाँ से आ गया and we just put the value here and we have got जो total force लगी NX square plus NY square दोनों का अंडर रूट. ठीक है, right. So next move on. सो इसके अंदर हम लोग और भी वेरिएशन कर सकते हैं. अगर यहाँ पे मेरी फोर्स ये लग रही है, अभी तो मेरी फोर्स ये आ रही थी ना. सो अगर मैंने फोर्स यहाँ पे ऐसे लगा दी, ठीक है, सो माई नेट ड्राइविंग फोर्स, ये जो बोथ द ब्लॉक्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली ना. दे आर कंस्ट्रेंट टू मूव इन दिस डायरेक्शन, दे कैन नॉट मूव वर्टिकल because the surface is there, it is not letting it move vertical, so they will move in this direction only. We can say acceleration इधर है. Now अगर मैं पूरी बॉडी को कंसिडर करूँ इन दोनों को एज वन बॉडी, सो एफ जो इन पे इधर डायरेक्शन में लग रही होगी दैट इज एफ कॉस theta. So now this f cos theta will come instead of this f. So f cos theta is equal to m1 plus m2 is equal to a. यहाँ पे ये आ जाएगा. ठीक है, बट यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा. इसका नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर साइड में कुछ नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा, बिकॉज हेयर इन परपेंडिकुलर साइड इट विल बी हैविंग m sin theta और इसके ऊपर mg नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल ऊपर आ रहा होगा. तो इसका नॉर्मल हो जाएगा n इज इक्वल्स टू mg प्लस f sin theta. ठीक है, दैट इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन दैट इज कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द बॉडी m1. ठीक है, और एक केस ले सकते हैं कि इसमें एक और ब्लॉक कनेक्ट कर दिया यहाँ पे m3 और दे ऑल हैव बीन कनेक्टेड विद सम कार्ट. ठीक है, विच इज़ मूविंग, दैट ऑल्सो वी कैन डू. इसका वेट हो गया m4. ठीक है, सो नाउ इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, सपोज इस पर f cos थीटा इधर की साइड लग रही है, सो दैट इज द ड्राइविंग फोर्स. वी कैन टेक ऑल फोर एज one body. ठीक है, we can take because each and every one is connected. You can take it is like a inextensible string. यहाँ पे जो भी यहाँ से आपने जो भी पुश किया उसका एक्सेलेरेशन यहाँ पे भी वो होगा, ये भी एक्सेलेरेशन ये होगा, ये भी एक्सेलेरेशन ये होगा, ये भी एक्सेलेरेशन ये होगा, सबका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में होगा बिकॉज देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन. ठीक है, सेम वे यहाँ पे है, देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स, सो हर एक ब्लॉक का एक्सेलेरेशन विल बी ए इन दिस साइड. ठीक है, तो हेयर ऑल्सो वी कैन से एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इन सबका m1 प्लस m2 plus m3 plus m4, that will be my acceleration in this direction. ठीक है,
that will be my acceleration in this direction. That also we can do. So there are multiple variation. We can get it from the normally action based connected body motion, right? So now we'll move on to our next concept, which is apparent weight. Okay, so let's see the apparent weight. So apparent weight से पहले we'll see कि what is weight and what is, sorry, we'll see what is weight and what is my weighing machine does. ठीक है. So weighing machine basically weighing machine that हम लोग अपना weight नापने के लिए use करते हैं ना, weighing machine. So that weighing machine is giving you the normal force. The normal force, it is giving you the normal force. Suppose you are standing on this weighing machine. ठीक है. So now because your mg, ठीक है, because of your mg, so this surface is providing some normal force, and the same normal force you are putting it on this weighing machine. So this normal force, this is what weighing machine reads. Weighing machine reads. This is this normal force which is weighing machine is reading. So यहाँ पे इस केस में अगर वो नॉर्मल खड़ा हुआ है तो n इज इक्वल टू एम जी आ जाता है. सो दैट इज़ व्हाट वी यूजुअली से इट इज़ माई ट्रू वेट, और दिस इज़ नॉर्मली वी से इट है वेट. ठीक है. यहाँ पे बिकॉज अगर हम वर्टिकल में अगर फोर्सेस देखें तो n इज इक्वल टू एम जी आ रही है ना वर्टिकल में. देयर इज नो मूवमेंट एंड इज रेस्टिंग हेयर ऑन द इज रेस्टिंग ऑन दिस weighing machine. So n is equal to mg आ रही है. So in most of the cases we can say this n is the reading of our weighing scale. ठीक है. n is the reading of our weighing scale. This is a true. If n is equal to mg, we can say it is a true weight. But in most of the cases n is depending on the motion of this where the body is been placed. ठीक है. अगर ये body, अगर मेरा suppose ये weighing machine है, it is placed somewhere and you're standing on this, and this whole box is moving with some acceleration, then the normal reaction will be different. In that normal reaction will be different because so that weighing machine will measure a different weight. So that is what we call a apparent weight. So now we'll see. So weighing machine which measures the normal force which is not always equal to mg. ठीक है. Because mass is same but n can change. ठीक है. So हमने देखा था कि यहाँ पे मैंने खड़ा हुआ है यहाँ पे बंदा, तो यहाँ पे इसका वेट mg आ गया. इन दिस नॉर्मल केस वी कैन से n इज इक्वल टू mg. ठीक है. इन दिस नॉर्मल केस वी कैन से n इज इक्वल टू mg. बट देयर आर केसेस वेयर n गॉट चेंज. ठीक है. बट ये n ही वेइंग मशीन मेजर करता है. दिस n ओनली इट इज मेजर. सो n इफ इट्स गोइंग टू चेंज, इफ इट्स नॉट इक्वल टू mg, देन इट विल गिव अ डिफरेंट रीडिंग विच वी कॉल ए अपरेंट वेट. ठीक है. सो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे मास सेम रहेगा, बॉडी सेम, दोनों का मास सेम रहेगा, बट वी कैन से एन गॉट चेंज. व्हाई द एन गॉट चेंज? बिकॉज ऑफ मोशन. ईदर द वेइंग मशीन एंड द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग अप और द एक्सेलरेटिंग डाउन. ठीक है. इन बोथ द केसेस विल सी द apparent weight will come. The body true weight will be different. Apparent weight will be different than the true weight. That is what we are going to see. नॉर्मल केसेस में हमने देखा ट्रू वेट क्या होता है, n इज इक्वल टू एम जी. ठीक है. ट्रू वेट n इज इक्वल टू एम जी. नाउ विल सी अपरेंट वेट इफ एक्सेलरेशन. इफ विल सी द फर्स्ट केस. पहला केस देखते हैं. अगर बॉडी इफ दिस वी कैन से इस बॉक्स इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a, एंड यहाँ पे मेरा माई वेइंग स्केल इज देयर एंड द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन दैट वेइंग स्केल. ठीक है. तो यहाँ पे वी हैव टू मेजर दिस नॉर्मल. दिस इज व्हाट द वेइंग मशीन इज गोइंग टू मेजर. ठीक है. तो यहाँ पे इसका वेट आ गया mg और इसका नॉर्मल रिएक्शन आ गया n. ठीक है. नाउ दिस पर्सन इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a. ठीक है. द पर्सन इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a. विल अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑन दिस पर्सन. सो वी से n माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a बिकॉज इट इज मूविंग एक्सेलरेशन इन अप डायरेक्शन. सो n यहाँ पे आएगा मेरा m इंटू जी प्लस a. यहाँ पे n आया मेरा g प्लस a विच इज़ ट्रू वेट कितना था मेरा mg. यहाँ पे जो मेरा वेट आया बिकॉज दिस नॉर्मल ओनली इट इज़ गोइंग टू go on the weighing scale, this normal, and this is what the reading which is what n is equal to g plus a. यहाँ पे जो मेरा apparent weight है it is more than my true weight. ठीक है. which is what यहाँ पे mg plus a. अगर मैं सेम कंडीशन ले लूँ कि it is coming down, the box is coming down with a. ठीक है. box is coming down with a. यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे if I apply the Newton second law on this body, यहाँ पे mg minus n is equal to ma. ठीक है. यहाँ पे नॉर्मल कितना हो गया m इंटू जी माइनस ए. ठीक है. यहाँ पे नॉर्मल मेरा चेंज हो गया. यहाँ पे नॉर्मल इज लेसर देन द माई अपरेंट वेट. जो यहाँ पे दिस नॉर्मल इज माई अपरेंट वेट, इट इज़ लेसर देन माई ट्रू वेट बिकॉज ट्रू वेट इज एम जी. ठीक है. यहाँ पे मेरा अपरेंट वेट आ गया दिस एम जी माइनस ए. यहाँ पे अपरेंट वेट ये आ गया मेरा. ओके. सो we have seen two cases of apparent weights. So now we'll consider some special cases. If we consider in this case
if I consider a is equal to 0, that will give my true weight, which we consider this situation where he is just standing there on the weighing scale और कोई motion में there is no such acceleration in the motion, ठीक है. Then in that case we can say a is equal to 0, true weight will come. Now if we say a is equal to g, यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू g डाल दूँ, so this will cancel. So now normal is 0. That means there is no contact between the person and the box is also moving down with a, and the person will also moving down with a doing the free fall. तो इसका भी free fall होगा box का भी, and the person का भी free fall होगा, and there is no contact between them, and both will be coming down with same both will be falling down, ठीक है, in the free fall manner. So there is no n between them, so it will अगर n नहीं होगा, n की वैल्यू 0 हो जाएगी, so weighing scale will not read anything, it will read 0 only, ठीक है, it will read 0, right. So this is the situation of weightless. Okay, so that is a apparent weight thing. So apparent weight is not always mg. Remember this thing, it is not always mg, it depends on the motion, ठीक है. If the motion is not accelerating, it is just there, or even if it's accelerating in this direction, it is not going to impact your normal. Those cases may be apparent weight, you can take mg. But if there is on the inclined plane, ठीक है, the vertical n will be changed, ठीक है. If it's moving like this up and down, in those cases also normal will change and the weighing scale will change, ठीक है. अगर इस ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि आप weighing scale यहाँ पे है and the person is falling down, ठीक है, the person is falling down, so in those case also the normal will be different, ठीक है, normal will be different, it will not be mg, because mg यहाँ पे ये होगा, mg का कुछ component आएगा, that is the normal one, so we have to calculate that. Okay, we'll see those set of questions in future. So just यहाँ पे concept समझने के लिए we have seen the apparent weight, right. So next we'll move on, ठीक है. यहाँ पे देखते हैं हम सेम क्वेश्चन जो हम अभी देख रहे थे, यहाँ पे हाउ द apparent weight इज चेंजिंग, ठीक है. यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल, इट इज़ नॉट द सेम mg, ठीक है. हाउ द एन नॉर्मल इज चेंजिंग. सो टू बॉडीज मूव विदाउट स्लिपिंग, ठीक है. मूव विदाउट स्लिपिंग का मतलब है कि अगर ये स्लिप नहीं कर रही है तो इसका ये कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो ये ब्लॉक इज़ नॉट हैविंग एनी मोशन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, या इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा. अगर ये स्लिपिंग कर रहा होता तो ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में भी होता, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स जो इस डायरेक्शन में मोशन होता वो भी होता, और इन दोनों का फिर रिजल्टेंट आता हमारे पास. तो यहाँ पे कह रहा है मेरे टू बॉडीज मूव विदाउट स्लिपिंग, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, नो मोशन इन दिस डायरेक्शन फॉर दिस ब्लॉक. सो ब्लॉक विल बी स्टिक हेयर एंड इट विल बी मूव अलॉन्ग विद दिस एक्सीलरेशन, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑफ ब्लॉक बाय द वेज, ठीक है. ये नॉर्मल फोर्स निकालनी है मेरे को, this normal force on block because of wedge, and we have to find out this force, we have to find out this value of force. So let's start. Because of this force, this whole system will be moving in this direction A, and this both bodies are connected, so इसका जो acceleration होगा इसका भी वही acceleration होगा, block का भी जो wedge का होगा, ठीक है. because they both are connected, so we can say both are having the acceleration, which we have seen कि normal से जब भी connected body होती हैं तो उन दोनों का acceleration is same, ठीक है. नाउ बोथ बॉडी नो रिलेटिव मोशन, और इसके बीच में यहाँ पे तो मोशन हो ही नहीं रहा, इस डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है, सो वी कैन से देयर इज नो स्लिपिंग इज देयर, सो there is no relative motion, so this block will only move with acceleration here. There is no such movement here or here, there is no such movement here or here, only the block will move in is this direction. Single system, no slipping, so now we can consider this as a single system, ठीक है. अगर ये यहाँ पे स्लिप हो रहा होता, अगेन we'll see the questions in future lectures कि there will be this block will be move up and down also, ठीक है. So in that case we have to consider its motion in this direction also, we cannot say the complete motion in that way, okay. We'll do it separately, but in this we can say when there is no slipping we can consider both as a one body. So ये दोनों एक्सीलरेशन इधर A से जा रही है आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स F, तो यहाँ पे मेरा F इज इक्वल टू M प्लस M, बोथ द बॉडीज का मास इनटू A ले लिया, तो यहाँ से मेरा एक्सीलरेशन आ गया दिस वैल्यू, ठीक है. नाउ विल आइसोलेट द ब्लॉक और उसके ऊपर FBD बनाते हैं. ये ब्लॉक को मैंने आइसोलेट किया, यहाँ पे मेरा mg नीचे आ गया, दिस इज माई थीटा बिकॉज ऑफ इंक्लाइन प्लेन, दिस इज माई थीटा. यहाँ पे मेरा mg कॉस थीटा आ गया अलॉन्ग द प्लेन, एंड mg साइन थीटा आ गया. इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ये लग रहा होगा, ठीक है. नाउ दिस इज माई थीटा, सो दिस विल बी थीटा, ठीक है. तो ये थीटा हो गया, इधर आ गया मेरा एन कॉस थीटा, एंड इधर आ गया मेरा एन साइन थीटा. फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में. नाउ विल अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ, एंड न्यूटन सेकंड लॉ वी आर गोइंग टू अप्लाई, ठीक है. न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं इस डायरेक्शन में, एक्सेलेरेशन से जा रहे हैं ना ये ब्लॉक भी, सो न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं इस ब्लॉक पे.
एंड यू नो एज वी हैव डिस्कस कि इसका भी इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ही है ब्लॉक का भी, और इस बड़े वाले ब्लॉक वेज का भी एक्सेलेरेशन ही है. तो अब इस पे लगाते हैं, इट इज़ मूविंग विद एक्सेलेरेशन है. सो एफ माइनस एम जी साइन थीटा, सॉरी एफ माइनस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए इस डायरेक्शन में, और वर्टिकल में देखते हैं एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. ठीक है, यहाँ से मेरा एन आ गया. व्हाट इज दिस एन? इट इज़ एन एज कम, एन इज इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा. ठीक है, इट इज़ नॉट एम जी. ठीक है, हेयर ऑल्सो वी हैव सीन एन इज़ नॉट एम जी, एन इज इन द इंक्लाइन प्लेन, इट इज़ एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा. ठीक है, फ्लैट पे क्या होता था मेरा, अगर मेरा यहाँ पे देखूँ मैं तो एन इज इक्वल टू एम जी होता था, बट इंक्लाइन प्लेन पे आ गया मेरा एन इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा. राइट, सेकेंड देखते हैं, हमारा फोर्स निकालते हैं. फोर्स यहाँ से निकालेंगे हम, इसको इधर ले जाएंगे, वी जस्ट पुट, और यहाँ से ए की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे डाल दी, और एन की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे डाल दी. ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ए की वैल्यू मैंने यहाँ से ये ए की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी है, यहाँ पे डाल दी. एंड फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ विच इज़ एम जी बाई एम प्लस एम टेन थीटा. सो which we have got with the given variables, right? Okay, so next we'll move on to another question. यहाँ पे बोल रहा है block of wedge W is placed on the a block of 8W is placed on the wedge and are arranged in the figure. ठीक है, यहाँ से ऐसे arrange है ये. Find the force F needed to hold the cart in equilibrium if there is no friction. ठीक है, so क्या होगा यहाँ पे, अगर बिकॉज ये जो ब्लॉक है इसकी वजह से इस पर कुछ नॉर्मल आ रहा होगा. ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्मल ये प्रोवाइड कर रहा होगा, नॉर्मल आ रहा होगा इस वेज पे, जिसकी वजह से किसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा होगा नॉर्मल का, एन समथिंग एन कंपोनेंट, जिसकी वजह से दिस कार्ट विल मूव इन, दिस कार्ट मे मूव इन दिस डायरेक्शन. टू अवॉइड दैट मूवमेंट वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स एफ. सो अब अगर ये फोर्स एफ लगा दी तो वी हैव टू फाइंड आउट कि अब ये कार्ट नहीं मूव कर रहा, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन गिवन. सो नाउ विल टेक द ब्लॉक, इसको आइसोलेट करते हैं. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ. ठीक है, कि कितनी फोर्स एफ लगाएं कि द कार्ट इन इक्विलिब्रियम रहे, कार्ट विल नॉट मूव. ठीक है, सो लेट्स सी, पहले इसको निकालते हैं हम. विल अप्लाई द फोर्सेस ऑन डब्लू. सो ऊपर की साइड में टेंशन लग रही होगी, टेंशन विल ऑलवेज बी अवे. इधर नॉर्मल आ गया, इधर डब्लू आ गया इसका वेट, और इधर कॉस थीटा आ गया, इधर साइन थीटा आ गया. ठीक है, दूसरा कहते हैं हम, हमारे को एफ निकालना है ना, तो वी जस्ट सी के इस डायरेक्शन में इस पर नॉर्मल कितना लग रहा होगा. ठीक है, सेम ये एन यहाँ पे आ रहा होगा इसका. ठीक है, और यहाँ पे एन कितना आ गया मेरा, एन इज इक्वल टू डब्लू कॉस थीटा ये. ठीक है, एन इज इक्वल टू डब्लू कॉस थीटा ये आ गया. यहाँ से एन आई जस्ट पुट इट हेयर बिकॉज एन मेरा ये है, और एन साइन थीटा जो मेरा कंपोनेंट है, सपोज दिस इज 30 डिग्री, सो एन साइन थीटा इट इज़ ओनली पुशिंग इट हेयर विच इज़ इक्वल टू एफ. ठीक है, इन दोनों को बैलेंस करना है. सो एफ इज इक्वल टू एन साइन थीटा, साइन थीटा के एन की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ से उठा के, डब्लू कॉस थीटा. ठीक है, डब्लू कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा इज गिवन टू मी, आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, सो 1/2 इंटू रूट 3/2 डब्लू. ओके, so that is what it's been asked here, right? So next we'll move on to the connected motion with strings and blocks. Just 5 seconds, just have the water. Yes, so we'll see the connected body with strings and ropes and strings and pulleys. Okay, so we'll see one ideal example first. So हमने देखा था we are taking the rope as massless, frictionless and inextensible. rope अगर rope का मास नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए रोप में, और इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, तभी उसकी पूरी रोप में टेंशन सेम रहेगी. ठीक है, अगर उसमें मास है तो टेंशन चेंज होती रहेगी विद द मास. अगर उसमें फ्रिक्शन है देन ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन देर विल बी लॉस होगा उसमें. सो बिकॉज ऑफ दैट द टेंशन विल बी कीप ऑन रिड्यूसिंग, टेंशन कम होती रहेगी इफ इट्स अ फ्रिक्शन. और अगर वो इनएक्सटेंसिबल है दैट मीन्स कि एक की अगर तो इट विल बी देर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिसकी वजह से इसकी एक्सेलेरेशन विल बी डिफरेंट एंड इसकी एक्सेलेरेशन विल बी a1, इसकी एक्सेलेरेशन विल बी a2. तो ये ज़्यादा मूव कर रहा होगा या कम मूव कर रहा होगा, सो इन दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन कम हो रहा होगा. ठीक है, और हम इनएक्सटेंसिबल समझ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सो दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू a2 इन दैट केस इफ इट्स इनएक्सटेंसिबल. ठीक है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब कि इट इज़, यू कैन कंसिडर इट एज ए रॉड. इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा इन दोनों के बीच में. तो अगर ये ए से मूव कर रहा है तो ये भी ए से मूव करेगा. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर कंसिडरिंग आइडियल रोप. आइडियल पुली क्या है मेरा, आइडियल पुली इज मासलेस,
मासलेस का मतलब हो गया कि अगर इस डायरेक्शन में इस पर टेंशन लग रही है, ये इस डायरेक्शन में इस पर लग रही है टेंशन T1 T2, सो यहाँ पे अगर नेट देखूँ T, अगर पुली ऊपर मूव कर रही है तो T माइनस T1 2T1 इज इक्वल टू MA हो गया, मास ऑफ पुली, बट मास 0 है, तो आई कैन से जो फोर्सेस हैं ऊपर और नीचे वाली, that is we can say the pulley is in equilibrium, we can equate these forces. So here we can say if T is there and T1 is here, so we can say T is equal to 2T1. ठीक है, if the pulley is massless, we are considering the massless pulleys, and the pulleys are frictionless. अगर ये frictionless नहीं होगी then the tension will get changed because of this friction. यहाँ पे टेंशन कुछ और होगी और यहाँ पे टेंशन कुछ और होगी, ठीक है, यहाँ पे टेंशन कम हो जाएगी, यहाँ पे टेंशन ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन, ठीक है. सो इसलिए वी आर कंसिडरिंग in our cases massless and frictionless pulleys. With friction pulleys we are going to see in rotation motion, and this rope with mass we are going to study in today's lecture, and inextensible we are not going to study. This we are going to study with the ideal pulley with some friction in rotation chapter, ठीक है. So let's start. आइडियल रोप एंड आइडियल पुली, ठीक है. आइडियल पुली लेंगे तो हमारी जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो जाएंगी ऊपर नीचे की, ठीक है. अगर यहाँ पे मेरी यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे T1 है और ऊपर T है, तो दिस फोर्स विल बी बैलेंस, ठीक है. T इज इक्वल टू 2T1, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस मासलेस पुली. सेम वे आइडियल रोप है तो टेंशन एक सिंगल रोप में टेंशन विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है, इन वन सिंगल रोप. That is what we are going to say. And length not change for any string. It is inextensible, and the string will not slack. So tension will be there in the sling. Tension will not be zero. So tension will be there in the string. So now let us analyze this basic case. So we see कि दो masses हैं M1 M2. M2 is greater than M1. So this will fall down. This will go up. And we are considering ideal rope and ideal pulley. So now we'll separate these two things. So M1 है, नीचे M2G लग रहा होगा और इस पे अवे फ्रॉम इट देर विल बी टेंशन. सेम वे पुली पे अवे फ्रॉम इट टेंशन होगी और यहाँ पे भी टेंशन अवे फ्रॉम इट होगी. एंड दिस ऑल टेंशन बिकॉज दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग ओनली, ऑल टेंशन विल बी सेम. एंड द एक्सेलरेशन जितनी ये नीचे आएगा उतना ही ऊपर आएगा बिकॉज द स्ट्रिंग्स इज इनएक्सटेंसिबल, ठीक है. जितनी एक्सेलरेशन इसकी यहाँ पे होगी स्ट्रिंग है, उतनी एक्सेलरेशन इसकी यहाँ पे होगी. ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है. एंड पुली इज बिन यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, ठीक है. नाउ विल कंसिडर दिस इस अब इस वाले ब्लॉक के ऊपर विल अप्लाई था न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है. तो M2G माइनस T ऊपर की डायरेक्शन में इज इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है इस डायरेक्शन में M2 है. सेम वे मैं इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाऊंगा, दैट इज ये ऊपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो T ऊपर में T माइनस नीचे M1G है, M1G इज इक्वल टू M1A इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो दीज आर माई टू इक्वेशन. इफ आई ऐड देम दिस विल गेट कैंसिल एंड आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम हेयर एंड आई पुट द वैल्यू ऑफ A बैक इन हेयर एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ T, ठीक है. सो एक्सेलरेशन और टेंशन आ गई मेरी कितनी है इस स्ट्रिंग में, राइट. नाउ विल सी सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दिस स्ट्रिंग एंड पुली, ठीक है. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. सो मेरे को यहाँ पे बताना है कि एक ब्लॉक ये रखा है, एक ब्लॉक ये है, एंड आई हैव टू टेल द एक्सेलरेशन ऑफ दीज ब्लॉक्स, ठीक है. ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो जितना इसकी एक्सेलरेशन यहाँ पे होगी उतनी एक्सेलरेशन ये डाउन होगी. ये 2m है तो इट विल कम डाउन, इट विल गो अप. सो बिकॉज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं, कोई रिलेटिव सेपरेशन नहीं होगा इन दोनों स्ट्रिंग में. सो इन दोनों की ये इट विल बी सेम, एक्सेलरेशन सेम होगी. ये जितने से नीचे गिरेगा इतने से ऊपर जाएगा, ठीक है. नाउ इसको कंसिडर करते हैं, अब दोनों को आइसोलेट करते हैं. इसके ऊपर क्या फोर्स लग रही है, टेंशन इधर लग रही है और इस डायरेक्शन में इस पर mg sin थीटा इधर लग रहा है, mg ये है, mg cos थीटा ये है, mg sin थीटा इस पर इधर लग रहा है. इस पर देखते हैं 2mg डायरेक्ट और ऊपर टेंशन लग रही है. नाउ विल अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ ऑन दिस, दैट इज 2mg माइनस T ऊपर लग रहा है इज इक्वल टू नीचे मूव कर रहा है ये 2ma, ठीक है. नीचे मूव कर रहा है 2ma, ठीक है. न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन इस पर लगा दी. अब इस ब्लॉक के ऊपर लगाते हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन की टेंशन की इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नेट फोर्स मेरी इसी डायरेक्शन में आएगी. तो लेट स्टार्ट. T माइनस m sin थीटा इज इक्वल टू ma, ये वाला इस डायरेक्शन, ठीक है. T माइनस m sin थीटा इज इक्वल टू ma. नाउ वी जस्ट ऐड दिस टू इक्वेशन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड फ्रॉम हेयर वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A विच हैज कम 2 माइनस sin थीटा बाई 3 इंटू G, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वी हैव टू फाइंड आउट, पहले आई जस्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन. एक पुली है, इसके ऊपर रोप जा रही है ऐसे, एंड एक साइड इस पे m/2 मास अटका हुआ है और दूसरी साइड मंकी इज गोइंग अप द रोप विद द एक्सेलरेशन
g/6. So this is a acceleration of monkey with respect to rope, it is going up g/6. ठीक है, so इसका मास मंकी का m है, ऑब्वियसली मास इज मोर, इसका मास लेस है, तो द होल स्ट्रिंग विल कम डाउन, स्ट्रिंग नीचे आएगी यहाँ से, और यहाँ से स्ट्रिंग ये मास ऊपर जाएगा, बिकॉज द स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल है, सो इट विल बी लाइक दिस। एंड इस पे टेंशन यहाँ पे आएगी अवे फ्रॉम द मंकी, इस पे भी टेंशन यहाँ पे आएगी, इस पे भी टेंशन ऐसे, और यहाँ पे टेंशन ही आएगी। ये टेंशन विल बी डिफरेंट बिकॉज इट्स अ डिफरेंट स्ट्रिंग, ठीक है, बट इट इज़ नॉट इन आवर स्कोप, वी आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग रिगार्डिंग दिस, सो दिस इज वी आर ओनली कंसिडरिंग। सो आई जस्ट गिव यू ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि इस ये जो टेंशन है मेरी और ये एम है, दिस इज़ ऑन दिस सिस्टम, बट देर इज़ सम, सो ये मंकी है, इसका हैंड ये है, तो रोप और हैंड के बीच में भी सम इंटरनल फोर्सेस आर देयर। सो अगर मंकी विल टेंड्स टू फॉल डाउन, तो मंकी को अगर ये मंकी ने जो रोप पकड़ी हुई है, दिस रोप इट इज़ होल्डिंग, सो अगर मंकी रोप छोड़ दे तो रोप की टेंडेंसी क्या, ऊपर भागने की, ठीक है। सो मंकी ने जो रोप पकड़ी हुई है, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, बिकॉज द फ्रिक्शन विल बी देयर, सो monkey is holding the rope, so friction is there on the downside on the monkey's hand, and same friction will be there on the upside on the tension, ठीक है। so again I'm explaining, suppose this monkey is there, this is his hand and this is holding this rope, ठीक है, ये rope को hold कर रहा है, ठीक है, rope is not moving up, ठीक है, rope is not moving up, it is holding, जो इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, इसको ऊपर की साइड में जाने का मोशन है, तो इट इज होल्डिंग इट अप, सो मंकी के हैंड पे फ्रिक्शन इज कमिंग डाउन, और इस पे जो फ्रिक्शन है दैट इज ऑन द अप, ठीक है, इस पे जो फ्रिक्शन है रोप पे दैट इज एफ, एंड दिस एफ इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू योर टेंशन, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन जो आ रही है ना, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन इसमें टेंशन आ रही है, ठीक है, बट दीज बोथ द फ्रिक्शंस इट इज़ नथिंग बट, इन दोनों के बीच में इट इज़ इंटरनल फोर्सेस, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग इट, बट देयर माइट बी केसेस इन सम क्वेश्चंस के जहाँ पे इंटरनल फोर्सेस में भी आपको थोड़ा ट्विक करके कुछ एक क्वेश्चन कुछ समथिंग दे हैव बीन आस्क्ड, ठीक है। सो दिस टेंशन इज कमिंग बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड मंकीज हैंड, ठीक है, दैट जस्ट रिमेंबर कि दिस टेंशन इज कमिंग बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ फ्रिक्शन जो मंकी के हैंड पे नीचे लग रही है एंड टेंशन पे ऊपर लग रही है, ठीक है, एंड दैट फ्रिक्शन इज नथिंग बट योर टी, ओके ओके। सो सॉरी, सो टेंशन जो फ्रिक्शन होगी मंकी के हैंड पे नीचे साइड में लग रही होगी ना, फ्रिक्शन विल बी मंकी में ऊपर की साइड में लग रही होगी एंड इस पे नीचे साइड में लग रही होगी, ठीक है, मंकी में। सो आई डोंट नो, आई थिंक आई हैव टोल्ड कि मंकी पे नीचे साइड पे लग रही होगी, बट इट इज़ नॉट द केस, मंकी पे टेंशन फ्रिक्शन विल बी ऑन द अपर साइड, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन इज ओनली मंकी इज गोइंग अप, क्योंकि रिएक्शन में हमने देखा था ना, मोशन इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन ऑन दिस विल बी अपर साइड और फ्रिक्शन ऑन द रोप विल बी ऑन ए लोअर साइड, एंड दिस फ्रिक्शन इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ दिस द टेंशन विल बी क्रिएटेड, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द टेंशन विल बी क्रिएटेड, ओके। सो जो फोर्स लग रही होगी बिकॉज that monkey, that because of this force only monkey is going up, ठीक है, so friction monkey के hand पे ऊपर साइड में लग रही होगी। so we'll go now, we'll consider कि वो internal forces अभी हम consider नहीं कर रहे, I just explained you कि tension कहाँ से आ रही है when the monkey is moving up, I just explained you that। so यहाँ पे ये पूरा consider कर रहे हैं, इनके बीच की internal forces we are not considering, so tension यहाँ पे आ गई और ये mg आ गया, ठीक है, इस monkey पे, and we say this is heavy, so it is falling down, so it is moving down with a naught, it is going up with a naught, ठीक है। अब we'll see कि what is the acceleration of monkey, ठीक है, हमें acceleration of monkey निकालनी है with respect to ground, acceleration of monkey with respect to ground will be acceleration of this acceleration of ये जो rope आ रही होगी, ठीक है, plus acceleration of monkey with respect to this rope, ठीक है, acceleration of monkey with respect to rope is इस अप डायरेक्शन में, अगर g/6 ये पॉजिटिव ले रहा हूँ अप डायरेक्शन, ये मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, सो अपर डायरेक्शन में g/6 ये नीचे आ रहा है, दैट विल बी एक्सेलेरेशन ऑफ रोप इज माइनस, सो दैट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। नाउ वी अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ, इसमें अप्लाई करते हैं मंकी को सेपरेट करके, फर्स्ट वील अप्लाई इट हेयर, सो यहाँ पे टेंशन ये हो गई mg हो गई, सो t माइनस mg/2 इज इक्वल टू ma/2। अब मंकी पे अप्लाई करते हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग द इंटरनल फोर्सेस फ्रिक्शन, वी आर ओनली कंसिडरिंग द टेंशन इन mg है, ठीक है, दिस टेंशन वी आर कंसिडरिंग, दिस टेंशन इज नथिंग बट इक्वल टू द फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड्स एंड रोप, ठीक है। सो इट विल बी t माइनस mg, दिस t माइनस mg इज इक्वल टू, और ये ऊपर जा रहा है विद m से, ठीक है, इट इज़ मूविंग अप विद m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, वी आर नॉट कंसिडरिंग, वी विल नॉट टेक विद रिस्पेक्ट टू रोप, वी हैव टू टेक इट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली,
सो ये ऊपर कितना जाता हुआ दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज दिस वन, दिस वी हैव कैलकुलेटेड। एम कितना हो जाएगा, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप प्लस द एक्सेलेरेशन ऑफ रोप और द एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप, इन दोनों का एडिशन वी हैव गॉट एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू पुट इट हेयर। ये वैल्यू हमारे को पता है, वी जस्ट पुट द वैल्यू हेयर। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई एंड वी हैव टू फाइंड आउट ए फ्रॉम हेयर। सो टी को कैंसिल कर देंगे, 1 - 2 करते हैं, 1 - 2 किया, टी कैंसिल हो गया एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए नॉट फ्रॉम हेयर 4/9g। और यहाँ से मेरी टेंशन, आई पुट द वैल्यू ऑफ ए नॉट हेयर एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ टेंशन एज 13/18 mg, राइट? क्लियर? So I just wanted to explain that portion again कि अगर ये monkey है और this is my rope, ठीक है, तो how it is there. So monkey is climbing up, so climbing up के लिए it has to so it is getting the climbing up force from the friction only. So इसके hand पे friction ऊपर की side पे लगेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट लेटिंग द मंकी टू स्लिप। अगर ये रोप कांस्टेंट है, मंकी का नॉर्मल टेंडेंसी क्या है, नीचे गिरने की, बिकॉज ऑफ mg ना। सो who is stopping that, that is friction, so that friction is going opposite sides, इस डायरेक्शन में इस पे मंकी के हैंड पे फ्रिक्शन लग रही है दिस डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ऑन मंकीज हैंड सेम फ्रिक्शन विल कम डाउन ऑन द रोप, ठीक है, ये रोप पे ये फ्रिक्शन सेम आ जाएगी एंड दिस फ्रिक्शन इज क्रिएटिंग अ टेंशन इन द स्प्रिंग विच इन द स्ट्रिंग विच इज दिस टेंशन, ठीक है। सो ये जो एफ है दैट इज द इंटरनल फोर्सेस, राइट? ओके, so don't get confused in this because I got confused in this many times, not many times, I got somehow confused in this, so I just explained it to you again, right? So let's move on to the next question. So next question देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, इसके अंदर एक प्लैंक रखा हुआ है, इसके ऊपर आदमी खड़ा हुआ है एंड दिस आदमी ने इस स्ट्रिंग बॉक्स को इस तरीके से होल्ड किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ पुली, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू कंसीडर, ये बॉक्स को देखते हैं, इस बॉक्स को, और इस बॉक्स को इट इज़ होल्डिंग बाय दिस स्ट्रिंग, और ये बॉक्स का टोटल इसका कितना वेट आ रहा है यहाँ पे, दिस फर्स्ट विल टेक द फोर्सेस हेयर, दिस इज टेंशन दोनों पे, ऊपर की साइड में अवे फ्रॉम दिस। नाउ because of this person on the this plank, there's a normal reaction here. So now जो net इस पे ब्लॉक पे जो भी फोर्सेस आ रही होंगी, we consider the plank and the block as a system, ठीक है। प्लैंक एंड ब्लॉक अगर मैं सिस्टम ले लूँ तो ये T ऊपर की साइड में आ रहा है, N नीचे की साइड में, T - N इज इक्वल टू, इन दोनों का मेरे को दे रखा है प्लैंक एंड ब्लॉक का मास इज इक्वल टू M, दोनों का, प्लैंक और बॉक्स का, ठीक है, इन दोनों का मेरे को मास दे रखा है M, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का हो गया, प्लैंक और ब्लॉक का mg नीचे हो गया, ऊपर टेंशन है और नीचे n है, सो इट विल बी T इज इक्वल टू n प्लस mg, ये हो गया मेरा ब्लॉक और मास का, दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। T - n इज इक्वल टू mg। नाउ विल डू द FBD ऑफ मैन। FBD के मैन के ऊपर क्या लग रही होगी, एक तो हाथ, ये यहाँ से अवे फ्रॉम ए टेंशन लग रही होगी T, एक ऊपर जो प्लैंक और बॉक्स की वजह से नॉर्मल आ रहा होगा ऊपर, और इसका mg। यहाँ पे वी जस्ट डू T प्लस n इज इक्वल टू mg, ठीक है, दैट इज ऑन द मैन। यहाँ से आई जस्ट ऐड बोथ ऑफ देम, आई गॉट द वैल्यू ऑफ T एस दिस, ठीक है, T इज इक्वल टू m प्लस m बाई g। आई थिंक दिस हैज़ बीन आस्क्ड टू अस व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, सो T इज इक्वल टू m प्लस m बाई g, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें क्या है, एक पुली है, एक मैन ये है, एक मैन ये है, इसका वेट m प्लस m है, इसका वेट m है, और ये हाइट दे रखी है हमारे को h। ये बताया गया कि इन दोनों में पूछा गया कि सबसे पहले अगर ये दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, A1 ये दोनों अगर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहे हैं, देन आस्क हु विल रीच फर्स्ट, सबसे पहले ऊपर कौन पहुंचेगा इन दोनों में से, ठीक है, सबसे पहले ऊपर कौन पहुंचेगा। एंड अगर पहला बंदा, अगर ये सपोज ये वाला बंदा है, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे बैठ गया, सो अभी ये जो दूसरा बंदा है, ये हाउ फार इज इट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस बताना है, दिस x, हाउ फार इट इज दिस x, सो इट्स बीन आस्क्ड हियर। सो नाउ लेट अस डू द एनालिसिस ऑफ फोर्सेस फर्स्ट। सो इसके ऊपर टेंशन इधर, सो पहले इसको FBD बनाते हैं M का, बोथ विल बी गोइंग अपवर्ड इन दिस डायरेक्शन, सो पहले FBD M का बनाते हैं इस वाले का। सो इट विल बी T
ऊपर t माइनस इसका वेट mg इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, इसकी ये डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन आ गई, a1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। सेकेंड इज t माइनस इसका वेट m प्लस m है और इसका एक्सेलरेशन आ गई a2, ठीक है। यहाँ से मैंने एक्सेलरेशन a1 आ गई मेरी, इसको मैंने सॉल्व किया, t बाई एम माइनस जी, एक्सेलरेशन 2 आ गई, t प्लस m बाई जी। इन दोनों को देखोगे, दिस इज हैविंग मोर इन द डिनोमीटर, दिस ओवरऑल वैल्यू विल बी लेस, सो ये ओवरऑल वैल्यू लेस में से g माइनस सेम माइनस कर रहा हूँ, सो a2 विल बी लेस देन a1, ठीक है। सो a1 इज ग्रेटर देन a2 आ गया, सो a1 अगर ग्रेटर देन a2 है दैट मीन दिस पर्सन विल गो फास्ट देन दिस पर्सन, ठीक है। दिस पर्सन विल गो फास्ट देन दिस पर्सन, सो आवर फर्स्ट थिंग इज सॉल्व, हु विल रीच द पुली फर्स्ट, सो दिस मैन वन विल रीच द पुली फर्स्ट। अब मैन वन को कितना टाइम लगेगा पुली पे पहुंचने में, दिस इज माई एच, a1 मेरे पास है, h इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन लग गई, यहाँ से मेरा a1 आ गया। मेरे को दिया है कि t टाइम पीरियड में ये पहला बंदा पहुँच गया ऊपर, हाउ फार विल बी द सेकेंड वन, ठीक है। सो टाइम पीरियड t दिया हुआ है, यहाँ से t इज गिवन टू मी, h इज गिवन टू मी, सो आई कैन टेक आउट a1 फ्रॉम हेयर, a1 की वैल्यू होगी मेरी 2/2h बाई टी स्क्वायर, राइट। नाउ मैं क्या करता हूँ, आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a2 इन टर्म्स ऑफ a1, ठीक है, एंड देन आई पुट बैक द वैल्यू ऑफ, ये बंदा भी इट इज़ गोइंग बैक विद a2 से ऊपर जा रहा है ना, ठीक है, ये a2 से ऊपर जाएगा तो इट्स विल बी हाफ a2, t स्क्वायर विल बी इट्स डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी दिस हाफ a2 t2 स्क्वायर, और इसको मैं h से अगर माइनस कर दूंगा, इफ़ आई माइनस इट बाई h आई विल गेट दिस डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे मेरे को a2 इज़ अननोन, a2 निकालना है मेरे को, t इज़ नोन, t इतना टाइम पीरियड में t इज़ नोन, a2 इज़ अननोन, सो दिस a2 इज़ अननोन, I'll find out the a2 from here, यहाँ से I'll put the value of this, I'll calculate a2 from these two equations, t by m की value I just put t by m, यहाँ पे g लाके I just put the value of t here, m and m is known to me, I just put the value of t यहाँ से निकाल के I just put the value of t in this here, यहाँ से निकाली मैंने, t is equal to अगर मैं कर दूँ a1 plus g into m, a1 plus g into m is my t, तो ये t की वैल्यू आई जस्ट पुट इट हेयर इन इक्वेशन 2, इफ आई पुट दिस वैल्यू हेयर, सो आई हैव गॉट a2 इन टर्म्स ऑफ a1, सो ma1 माइनस mg डिवाइड बाई m प्लस 1, ये मेरा a2 आ गया। अब दिस a2 आई पुट इट हेयर बिकॉज s है, आई हैव फाइंड आउट s, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको s इज इक्वल टू a2 t1 स्क्वायर a2 t स्क्वायर लगेगा, एंड a1 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी पता है मेरे को, ये 2h t स्क्वायर, सो आई पुट द वैल्यू ऑफ a1 हेयर, a2 की वैल्यू मेरी आ जाएगी, एंड a2 आई जस्ट पुट इट हेयर, इट विल गिव मी s, एंड आई डिवाइड h माइनस एस एंड आई गेट द वैल्यू कि ये जो दूसरा वाला बंदा होगा ये कितना फार होगा फ्रॉम दिस पॉइंट जब पहला बंदा पहुंच गया होगा, ठीक है। सो दिस इज बीन आस्क्ड टू अस इन दिस क्वेश्चन, राइट। सो we'll move on to the next one. So this one I just explain you once again in a brief. इसके अंदर पूछा गया है कि दोनों हैं, दोनों क्लाइंब अप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहले पूछा गया है सबसे पहले कौन पहुंचेगा, दोनों का एक का मास m है, दूसरे का मास m प्लस m है और दूसरे का मास m है, दोनों में से पूछा है सबसे पहले कौन ऊपर पहुंचेगा, ठीक है। सो और जब वो दूसरा बंदा अगर दूसरे सिचुएशन में रखा है, सपोज जो भी सबसे पहले पहुंचने वाला अगर वो ऊपर पहुंच गया यहाँ पे इन टाइम t, तो जो सेकंड बंदा होगा जो नीचे से ऊपर आ रहा होगा क्लाइंब अप करके, वो यहाँ से इस पॉइंट से कितना दूर होगा, दिस x वी हैव टू फाइंड, ठीक है, दिस x वी हैव टू फाइंड। सो विल सी we find out कि suppose it is moving with acceleration a1, it is moving with acceleration a2, we find out the both the acceleration in terms of the values given to us, ठीक है। यहाँ से मुझे पता लगा a1 is greater than a2, अगर इसकी acceleration ज़्यादा है that means moving faster, so ये m1 will reach first here, ठीक है यहाँ पे, और मुझे दे रखा है टाइम पीरियड में इस t में ये यहाँ पे पहुँच गया, टाइम पीरियड में ये बताना है ये यहाँ से यहाँ पे कितना लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में कितना लगा इसको, h इज इक्वल टू 1/2, इसका एक्सेलरेशन a1 t स्क्वायर, a1 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली। नाउ इसको यहाँ से इसको ऊपर जाने में सेम टाइम पीरियड में लगा, s इज इक्वल टू हाफ a2 t स्क्वायर, यहाँ से a2 की वैल्यू मैंने ये जो पहले की मेरी कंडीशन निकाली थी मैंने a1 a2, यहाँ से मैंने a1 की वैल्यू आई जस्ट कैलकुलेट t की वैल्यू यहाँ से निकाली, पुट द वैल्यू ऑफ t हेयर एंड आई गॉट a2 इन टर्म्स ऑफ a1 की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है ये, आई जस्ट पुट बैक द वैल्यू ऑफ a1 हेयर एंड आई गॉट a2, ठीक है। यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगी, आई पुट द वैल्यू ऑफ a2 हेयर एंड s की वैल्यू आ जाएगी कि ये इसने s डिस्टेंस पे इट हैज़ ट्रेवल्ड दिस s डिस्टेंस। अब मेरे को ये x निकालना है, दिस x इज नथिंग बट माई h माइनस s, ठीक है। दिस इज व्हाट इट्स बीन आस्क्ड टू फाइंड, ओके। सो नेक्स्ट विल मूव ऑन, विल सी स्ट्रिंग विद मास।
ठीक है. सो लेट्स सी स्ट्रिंग विद मास. So Pella, we'll see it with some questions only. We'll understand with some questions and we'll derive the basic formula string with mass with the help of question only. ठीक है. So पहला देखते हैं हम कि horizontal direction में अगर movement है, फिर दूसरा देखेंगे हम vertical direction में अगर movement है with the string with mass. ठीक है. So suppose this is my mass m, ये string है which is having some mass m और लेंथ l है और दिस होल बॉडी इज मूविंग विद एक्सलेशन a. हमने देखा था पहले भी, इंट्यूशन ली थी हमने स्टार्टिंग में, आई थिंक लेक्चर नंबर 1 में, कि अगर स्ट्रिंग के पास मास है तो द टेंशन विल नॉट बी सेम अलॉन्ग द स्ट्रिंग. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इट हेयर एनालिटिकली. सो यहाँ पे हमारे से पूछा है कि 3 जगह मेरे को टेंशन बतानी है, टेंशन 1 2 3. अगर ये मास नहीं होती तो तीनों जगह सेम होती है. अभी मेरे से पूछा है एक पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे, पॉइंट 3 पे. पॉइंट 1 जस्ट नियर टू दिस m ब्लॉक है यहाँ पे. पॉइंट 2 इज़ द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग है और पॉइंट 3 है जस्ट नियर टू दिस f है. मेरे को तीनों जगह आई हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ t एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो तीनों का पहले FVD बनाएंगे. पहले कंसिडर करेंगे हम ये दिस एज अ सिस्टम. ठीक है. सॉरी, पहले हम कंसिडर करते हैं ये और ये एज ए सिस्टम, इन दोनों को. ठीक है. दूसरे में कंसिडर करते हैं इसको एज ए सिस्टम, ये और ये वाला पोर्शन एज ए सिस्टम. तीसरे को कंसिडर करेंगे दिस एज ए सिस्टम. ठीक है. दिस एज ए सिस्टम. ओके. और फिर एक रैंडम हम x सेलेक्ट करेंगे T3. सो T3 इज वी हैव सेलेक्टेड हेयर. आई हैव टोल्ड यू इट इज़ नियर टू दिस. नो, T3 इज सेलेक्टेड एज ए रैंडम x पे कोई रैंडम x है उस पर सेलेक्ट कर दिया. सो इतने पोर्शन का एनालाइज करेंगे और इस पोर्शन का एनालाइज करेंगे एंड विल कैलकुलेट फॉर्मूला फॉर द x के x डिस्टेंस पे कितना टेंशन होगा, हाउ द टेंशन इज वेरीड विद x. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन कि ये हो गया और दूसरा ये हो गया. ठीक है. इस पूरे स्ट्रिंग को इट इज़ मूविंग विद f और यहाँ पे जो टेंशन होगी विल एनालाइज दैट. सो दिस माई m मास और यहाँ पे जो m मास के जस्ट नियर होगी इट इज़ ऑलवेज जो टेंशन होगी इट इज़ ऑलवेज पुलिंग फोर्स. तो यहाँ पे m पे इधर की डायरेक्शन में T1 आ गई. सेम वे ये जो पूरा मेरा स्ट्रिंग हो गया इस पे टेंशन इस पॉइंट पे इधर की साइड आ गई T1, सेम इक्वल एंड अपोजिट, और इधर फोर्स आ गई मेरी F. सो नाउ आई सी T1 इज इक्वल टू ma, m इंटू ए, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये एक्सेलरेशन से. यहाँ पे आएगा F माइनस T1 इंटू ma. ठीक है. ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है तो आई टेक ma. सो नाउ यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन आ गया. आई जस्ट ऐड बोथ ऑफ देम, T से T कैंसिल आ जाएगा. एक्सेलरेशन आ गया मेरा F डिवाइडेड बाई m प्लस m. ठीक है. एक्सेलरेशन आ गया मेरा. ओवरऑल वी कैन सी इट लाइक दिस. इसको एक बॉडी को कंसिडर कर दें तो F इज इक्वल टू m प्लस m इंटू ए. यहाँ से एक्सेलरेशन भी मेरा ऐसे आ जाएगा. ठीक है. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने पुट बैक हेयर करी, टेंशन की वैल्यू निकाल दी. दिस इज माई टेंशन. इस पॉइंट पे जो मेरी टेंशन होगी इट इज़ दिस टेंशन. ठीक है. F माइनस दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन एट दिस पॉइंट. ठीक है. सो इसको कैलकुलेट किया फर्दर. सो आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टेंशन एट दिस पॉइंट इज Fm divided by m plus m. ठीक है. Fm divided by m plus m is my tension at this point. Now we'll see the tension at the midpoint, how the tension is there in the midpoint. Now we break the string from the midpoint. ठीक है. So यहाँ पे again it is pulling here, tension इस पे इधर आएगी और इस पे tension इधर आएगी और इधर इस पे force इधर आएगी. ठीक है. ओके. नाउ विल अगेन अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ. पहले यहाँ पे लगाया इस पे, इट इज़ T2 इसको पुल कर रहा है, m प्लस इसका वेट आ जाएगा, दिस इज m/2. ठीक है. इसका वेट आ गया m/2 इंटू ए. ठीक है. टोटल वेट कितना हो गया m प्लस m/2 इंटू ए. ठीक है. और इधर के डायरेक्शन में देखते हैं F माइनस T2. ठीक है. और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है m/2 इंटू ए. इसको कैलकुलेट करेंगे. टेंशन यहाँ पे T2 आ गई m प्लस m/2 इंटू एफ. ठीक है. यहाँ पे क्या थी mf बाई m प्लस m. जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं द टेंशन इज चेंजिंग. ठीक है. इट इज़ इंक्रीजिंग एंड इट इज़ चेंजिंग टेंशन. राइट. सो यहाँ पे देखा m प्लस m/2 इंटू एफ बाई m प्लस m. दिस इज माई टेंशन एट दिस सेंटर पॉइंट. आप किसी रैंडम पॉइंट x पे निकालते हैं तो सेम वे हम लोग करेंगे. x पे विल जस्ट डिवाइड द स्ट्रिंग एट सम पोजिशन x. तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हो गई. द स्ट्रिंग इज होमोजीनियस. सो इस लेंथ का मास कितना हो गया, ओवरऑल लेंथ का मास m है, 1 का m/l हो गया इंटू x. सो दिस इज माई, ये अगर लेंथ x है तो इसका मास हो गया m/l इंटू x अगर ये x है. ठीक है. सो दिस वी हैव टेकन एट x. यहाँ पे वी कैन टेक दिस एज एन x एंड दिस इज l माइनस x. ठीक है. सो हमने ये x ले लिया है. सो m/l इंटू x ये हो गया इसका मास, और इसका मास कितना हो गया m इंटू m/l इंटू l माइनस x. इसका मास हो गया m/l इंटू l माइनस x. नाउ विल सॉल्व. अगेन वी स्प्लिट इट अप.
यहाँ पे इससे टेंशन फोर्स इधर की साइड में होगी, इससे टेंशन फोर्स इधर की साइड में होगी। तो यहाँ पे हो गया है, इसको जो पुश करा रहा है इन दोनों मास से, इसको दिस मास एंड दिस मास, इस टेंशन दिस, तो T3 इज इक्वल टू M इंटू ए, और इसका कितना मास है M L माइनस एक्स इंटू ए, ठीक है। और इधर क्या होगा F माइनस T3 इंटू इसका जितना मास है M बाई एल इंटू एक्स इंटू ए, ठीक है। यहाँ से ये आ गया, यहाँ से मेरी टेंशन की वैल्यू आ गई। टेंशन इन दोनों को सॉल्व किया मैंने, इसको इससे, एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ टेंशन एज दिस। आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन एज दिस, एक्सेलेरेशन F M बाई एम। यहाँ से आई गॉट द वैल्यू ऑफ टेंशन एज दिस इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। टेंशन इज M L माइनस एक्स बाई एल प्लस M F डिवाइड बाई M प्लस M। तो एट ए डिस्टेंस x, दिस इज हाउ माई टेंशन इज वेरिंग, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूँ, दिस विल बी दिस, सो M प्लस M इंटू एफ। सो यहाँ पे मेरी जो टेंशन आ जाएगी दैट इज M, दिस इज 0, ये 0 हो जाएगा, और ये L से L कैंसिल हो जाएगा, दिस इज M, तो M प्लस M इंटू एफ डिवाइडेड बाई M प्लस M इज इक्वल टू T3, ठीक है। दैट विल बी माई टेंशन, ओके। और अगर मैं x की वैल्यू L डाल दूँ, सो दिस टर्म विल गेट 0। सो यहाँ पे जो मेरी टेंशन आएगी, अगर मैं L की वैल्यू 0 डाल दूँ, दैट इज़ MF बाई M प्लस M, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। सो तीनों केसेस देख लिया हमने। सो दैट्स हाउ द टेंशन इन द स्ट्रिंग वेरीज इफ़ द स्ट्रिंग इज हैविंग अ मास। तो हमने तीनों जगह देख लिया, एक तो नेक्स्ट टू जस्ट हेयर बी के बिल्कुल साइड में सेंटर पे, और एक रैंडम पॉइंट x पे हमने निकाल ली कि हाउ द टेंशन इज वेरिंग विद x, दैट इज व्हाट वी हैव सीन। सो यहाँ पे ये x ये नहीं है, x वी आर वेरिंग इट फ्रॉम हेयर, ठीक है। दिस इज माई x, ओके। नाउ हम देखते हैं वर्टिकल में कैसे वेरी करती है, ठीक है। विल सी इट इन वर्टिकल विद अ फंक्शन ऑफ x। सो विल डू इट रैंडमली, विल डिवाइड द स्ट्रिंग बाई x, ठीक है। हम लोग एक ही निकालते हैं x पे, विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0, तो यहाँ पे मेरी टेंशन आ जाएगी, x की वैल्यू L डाल दूंगा तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगी। तो हम एक नॉर्मल x के लिए निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैंने x पे ब्रेक कर दी, ठीक है। अब यहाँ से ब्रेक करी, टेंशन इज ऑलवेज वी नो अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ से टेंशन इधर की साइड में आ जाएगी, ये mg नीचे हो गया। इसका वेट कितना हो गया, सपोज वी टेक द वेट ऑफ दिस m बाई एल, ये l हो गया, m बाई एल इंटू एक्स, वी से इट m1, यहाँ ये कितना हो गया l माइनस एक्स इंटू m बाई एल, इसको कह दिया हमने m2, ठीक है। यहाँ पे भी टेंशन इधर के डायरेक्शन में आ जाएगी, ये फोर्स ऊपर की साइड में है, जस्ट टू होल्ड इट, एंड देन m2g, इसका जो वेट है स्ट्रिंग का वेट है, उसका आ गया यहाँ पे ग्रेविटी m2g, ठीक है। नाउ वी अप्लाई इन दिस, इसमें अप्लाई करते हैं, दैट इज t माइनस m1g माइनस mg इसका, ठीक है, इज इक्वल टू इन दोनों का, अगर एक्सेलेरेशन ये ऊपर की साइड में है तो m प्लस इसका m1, ये अगर ये m1 है, m प्लस m1 इंटू ए, ठीक है। यहाँ से m1 की वैल्यू मैंने डाल दी mx बाई एल, ठीक है, mx बाई एल। विद दिस आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ टेंशन, आ गई यहाँ पे m प्लस m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी प्लस ए। अगर मैं x की वैल्यू L डाल दूँ यहाँ पे, सो L से L कैंसिल, सो टेंशन विल बी, टोटल टेंशन विल बी m प्लस m जी प्लस ए, यहाँ पे इस पॉइंट पे। अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूँ, देन द टेंशन विल बी m जी प्लस ए, दिस विल बी माई टेंशन। अगर x की वैल्यू 0 डाल दूँ इस पॉइंट पे, m जी प्लस ए इट विल बी द टेंशन। और अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ तो टेंशन विल बी, यहाँ पे x की वैल्यू L डाल दी तो m प्लस m इंटू जी प्लस ए, ठीक है। वी हैव सीन द टेंशन इज इंक्रीजिंग एज वी गो अप, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन है, राइट। यहाँ पे कम टेंशन है, यहाँ पे टेंशन धीरे धीरे इधर 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 इधर, इफ़ यू गो ऑन टेंशन इज इंक्रीजिंग, इफ यू गो अप दैट टेंशन इज इंक्रीजिंग, राइट। सो दीज आर द सेट ऑफ क्वेश्चंस, these are the this is a concept with the string with a mass, right. So we have certain questions, so we'll wrap it up here, and I think around 1 hour 20 minutes is more than enough for a lecture, because last lecture has gone more than 1 hour 50 minutes. That was quite a long lecture. तो हम लोग कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू कीप द लेक्चर बिटवीन 1 hour and 1 hour 20, और 1 hour मैक्सिमम अगर स्ट्रेच हुआ 1 hour 20 और 25 मिनट्स, उससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कुछ एक क्वेश्चंस रह गए। तो questions I know it will take to explain each and every question, it will take 10 minutes, 5 to 10 minutes, so it will take another 25 to 30 minutes. So that's why
हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 3-4 क्वेश्चन और हैं द कनेक्टेड बॉडीज़, वो 3-4 क्वेश्चन विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब हम थोड़ा क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। सो टुडे वी हैव स्टडीड द डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अभी तक हमने इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल पढ़ा था, जहाँ पे हमारी नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन द पार्टिकल इज जीरो। सो व्हाट हाउ वी डू दैट, वी टेक द कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर वो कोप्लेनर है फोर्सेस सारी और कॉन्करेंट है, सो वी डू दैट एंड देन वी अप्लाई डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या है हमारा डायनेमिक्स में, क्या है, द पार्टिकल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, द पार्टिकल इज मूविंग। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, व्हाट वी हैव टू डू, हमने डेल्टा एफ एक्स, हमने यहाँ पे आपको वी हैव टू अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ। सो न्यूटन सेकेंड लॉ सेट क्या है, अगर नेट रिजल्टेंट फोर्सेस in any direction it is coming, so it is going to give you the acceleration in that direction. So we'll apply the Newton's second law in for the dynamics of particle, ठीक है। सो दैट वी हैव सीन। फिर उसके बाद हमने देखा कनेक्टेड बॉडीज़ पे, अगर बॉडीज़ हमारी विद द एन कनेक्टेड है, फॉर इंस्टेंस ऐसे ये दो ब्लॉक है, सो इफ़ आई अप्लाई पुश हेयर, सो बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन of block 1 on block 2, this block 2 will also move with same acceleration because they are connected, so दोनों की acceleration will also be same, ठीक है। that is what we have seen in connected motion bodies. Then we have seen the concept of apparent weight. So apparent weight is weighing scale जो होता है that measure your n normal that the body is giving on this weighing scale, or this normal is nothing but your mg into this normal, and this is mg. So normal in most of the cases is mg, which we call a true weight. But when there is a motion of this weighing scale, if this weighing scale is kept in a box, if it's moving up with the acceleration or coming down with the acceleration, we can say during that cases the weight got changed, and how the weight got changed that we have seen because of this acceleration, a new weight will come that we call a apparent weight, ठीक है। So both the cases हमने देखा, ऊपर जाते टाइम acceleration और नीचे आते टाइम कि how the weight has been less and how the weight is more, ठीक है। Then we have seen the connected motion with the strings. String का हमने देखा कि string should be massless, frictionless. Pulley also we have seen the motion on the pulleys also. So pulleys will also be massless, frictionless, and the string should be inextensible. In that cases we have seen the tension and the acceleration, how the strings are moving. That is what we have seen. And the case we have seen is the string, if the string is having a mass, so how the tension varies along the string, ठीक है। अगर the string में mass नहीं है, friction नहीं है और inextensible है, we can say the string is having the tension, all the tension is same along the string, पूरी string पे tension same है। अगर string में mass है, अगर friction है, तो tension will get change, okay। So that is all we have done today. So नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़े क्वेश्चन करेंगे। अभी कनेक्टेड बॉडीज़ पे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस लेफ्ट हो गए हैं, तो विल डू दोज क्वेश्चंस, और उसके बाद विल कवर अप अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद हमारा विल ट्राई टू हमारा कुछ एक टॉपिक अभी इसमें स्यूडो फोर्सेस वगैरह बचे हैं, विल डू द स्यूडो फोर्सेस, वी हैव टू डू द स्प्रिंग ऑल्सो, द फ्रिक्शन ऑल्सो, सो इट्स लाइक अनदर 6-7 lectures is still pending. So right, so this is all for today. I'll meet you up in the next lecture. So all right, thank you.